हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में हम जो आईटी जैम के बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके आईटी जैम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे रिलेटेड हम आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका प्रैक्टिस सेशन। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आज हम पार्ट वन आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये आपका आईटी जैम 2016 का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जनरली मैंने जो भी 2015 के बाद वाले क्वेश्चन हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट जो 9-10 मिनट्स में क्वेश्चन आया है, सो दिस इज एमएसक्यू। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उसने पूछा है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए। पहला है कि और बेसिकली दैट इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड की हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। लो इन ए सॉल्वेंट ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लो इन ए सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लोअर इन वाटर एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड हाइयर इन वाटर एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। यहाँ पर भी आपका सॉल्वेंट्स होगा। ठीक है। सो अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और जो आपका बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक इमेज से दिखाता हूँ, तो वहां से आपको क्लियर होगा और फिर आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। सो दिस इज द इमेज वी हैव दैट इज रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहले तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, ठीक है, तो वो जब आप वैक्यूम से पहले आप उसने वैक्यूम शो करा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो पोलर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, नॉन पोलर का उससे कम होता है और वैक्यूम का सबसे कम होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो इनवर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जब पोलर सॉल्वेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है यहाँ पे शो कर रखा है, और सबसे स्ट्रॉन्ग वैक्यूम के अंदर। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर गिवन थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन थी आपको, दैट इज लो इन सॉल्वेंट ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या थी, कम थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सो यू कैन से कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लो इन सॉल्वेंट ऑफ लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जहां पे कम है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो ये गलत है। लोअर इन वाटर एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अभी आपने देखा क्योंकि वाटर पोलर है तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज्यादा होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या आपकी कम है, तो यहाँ पर भी वाटर में कम होगी। तो हाई वाला गलत हो गया, तो इसके अंदर जो दोनों आपके करेक्ट आंसर बन रहे हैं दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट, तो आपको इस डायग्राम से ये रिलेशन याद रहेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। Moving on to the next question, what is the maximum number of hydrogen bonds that a water molecule can make in the liquid state। ठीक है, ये एक दो बार क्वेश्चन आ रखा है, ये पहले भी जैम के एग्जाम में आ रखा है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे दिस इज वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल यू हैव। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्सीजन के पास बेसिकली हैव टू लोन पेयर। ठीक है, तो इसने दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं, और जो वाटर के हाइड्रोजन है दो, उसने भी एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है। तो एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है वो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है आपके, 4। सो द राइट आंसर इज योर 4। ये आपका फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आया था। वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट ए वाटर मॉलिक्यूल कैन मेक इन द लिक्विड स्टेट इज 4। इसका राइट आंसर क्या आपका 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर पीएच। ठीक है, कि जो आपने बताना है हाइड्रोजन ऑफ 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 1.33 इंटू 10⁻⁻3। तो आपने पीएच बतानी है सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखिए पीएच का फॉर्मूला हमें पता है कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन।
ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करो, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 1.33 इंटू 10⁻³ ठीक है, -3। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, क्योंकि जब लॉग ए इंटू बी होता है, इसका मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास, माइनस लॉग 1.33। ठीक है, और बेसिकली अब ये माइनस माइनस है ना, तो ये आगे आके ऑब्वियसली आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, दैट इज, तो माइनस लॉग 1.33, तो माइनस लॉग 1.33, और बेसिकली हम इसको चलो अभी ये लिख देते हैं माइनस लॉग 10⁻³ ठीक है, लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग ऑफ ए, तो ये आगे आ जाएगा, और लॉग ऑफ 10 होता है 1, तो माइनस लॉग ऑफ 1.33। ठीक है, +3। ठीक है, अब मुझे लॉग ऑफ 1.33 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो देखता हूं मैं कि जो लॉग 1.33 है उसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, और आपने उसको 3 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो आई विल सी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मैंने सिंपली, आपको पता है कि कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है वहां पर साइंटिफिक, तो लॉग ऑफ 1.33 की वैल्यू जो आ रही है मेरी, दैट इज ऑब्वियसली माइनस है यहाँ पे, तो 0.1238 जो भी आपका आगे आ रहा है, +3। ठीक है, तो अगर मैं, जो ये मेरे पास आंसर आया है, ठीक है, अगर मैं इसको 3 में से माइनस करता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर जो आ रहा है, दैट इज 2.87। ठीक है, और अगर मैं रेंज देखूं जो क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता भी हूँ, तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो आंसर था जैम के अंदर उस क्या दिया हुआ था। सो उन्होंने जो रेंज दी थी, दैट वाज फ्रॉम 2.86 टू 2.89। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा आंसर 2.87 आया है, सो दिस विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो इसको हम, क्योंकि थोड़ा बहुत रेंज देते हैं वो आपको, तो ये आंसर आपका 2.87 जो है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट वन। ठीक है, जो आंसर क्या थी उसमें ये रेंज थी, एंड माय आंसर जो है दैट बेसिकली फॉल्स इन दिस रेंज। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन प्योर वाटर इज, ठीक है, ये एक वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी होती है, विच इज 55.5। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, 55.5 मोलर। सिंपल, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.4 ग्राम ऑफ सुक्रोस is dissolved in 30 ml of water, molality of the resulting solution is। ठीक है, अब देखो, जो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर ग्राम में गिवन है तो आपको उसको मतलब थाउजेंड से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बाय ग्राम है, तो फिर आप उसको ऊपर थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अब यहाँ पर ग्लूकोज कितना है, 1.4 ग्राम। ठीक है, और सॉरी ये सुक्रोस, और सुक्रोस का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कि वो कितना होता है, 342। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, अगर मैं एन लिखूं इसको, तो दैट विल बी 340, सॉरी गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सो 1.45 अपॉन 342। ठीक है, ये तो चलो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 342। अब यहाँ पर मुझे ना वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, मास। तो अब मुझे पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब इसकी आपके पास वॉल्यूम कितनी देर की है, 30। ठीक है, तो यहां से आपके पास मास कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्योंकि ये ग्राम में आया है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले तो 1.45 अपॉन 342, ठीक है, इंटू 30,
क्योंकि ग्राम्स में है तो ऊपर मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो 1.45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 342 एंड देन आई हैव टू डिवाइड इट बाय 30। ठीक है, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.141। ठीक है, और जो क्वेश्चन में आपको आंसर भी दे रखा है वो भी 0.141 ही दे रखा है। और अगर आप इसको सही से सॉल्व करोगे तो आपका 0.141, क्योंकि आपको 3 डेसिमल तक पूछा है। अगर मैं आगे बताऊं तो 0.1413255, तो मैंने उसको 3 डेसिमल तक लिखा। सो द माई राइट आंसर इज 0.141। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ये कुछ बेसिक बायोकेमिस्ट्री होती है जो हम जनरल पढ़ते थे ना, कि पीएच क्या होता है, बफर्स क्या होता है, मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, ये सब चीजें हम 11वीं 12वीं की क्लासेस में बेसिक पढ़ते आए हैं। तो अभी मैं जनरली आपको थोड़े से उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आया था आपका 24, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था। तो क्योंकि मैं आपके साथ साथ ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो अब ये क्वेश्चन क्या था कि एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मायोग्लोबिन, उसके अंदर 1 एटम है आयरन का। ठीक है, ए मायोग्लोबिन सैंपल वाज फाउंड टू कंटेन 0.34% आयरन। ठीक है, तो उसके अंदर 0.34% आयरन है, और जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मायोग्लोबिन आपको बताना है, और उसका आपको आयरन का एटॉमिक मास बता रखा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो जो परसेंटेज ऑफ आयरन है, दैट शुड बी बेसिकली इक्वल टू, इसके अंदर आपको बेसिकली परसेंटेज ऑफ जो आयरन है, दैट शुड बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयरन, क्योंकि एक ही एटम है ना, तो हमें एक ही एटम का वेट कंट्रीब्यूट कर रहा है मायोग्लोबिन में, डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मायोग्लोबिन इनटू 100, ऑफ मायोग्लोबिन इनटू 100। तो अगर मैं परसेंटेज आयरन की बात करूं तो वो मेरे पास 0.34% है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयरन मुझे गिवन है 55.9, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मायोग्लोबिन मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू 100 है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो मायोग्लोबिन है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.34, सॉरी 0.34 तो डिवीजन में चला जाएगा, 55.9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.34। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ इसको, इसका आंसर कितना आ रहा है आपका। तो 55.9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.34, 0.34। ठीक है, तो ये जो आंसर आ रहा है इट कम्स आउट टू बी 16441.17। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो यही बता रखा है कि वन, जैसे 17 के बाद 6 है, क्योंकि आपको टू नियरेस्ट इंटीजर्स के पास बताना है। सो 17 जैसे 6 है, तो ऑब्वियसली ये 5 से बड़ा है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 16441.1.18, और यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो कह रहा है आपको, जो ये एमएसक्यू, या सॉरी जो आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें ना आपको देखो ना तो कोई ऑप्शंस गिवन होती हैं कि कौन सा है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ठीक से करनी पड़ेगी। और वह होता है ना, जब पुराना जैम का पेपर होता था तब इतनी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं आती थी, क्योंकि सब्जेक्टिव होता था तब, सॉरी ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन वो आपका बेसिकली ऑफलाइन मोड में होता था। बट जब से जैसे ऑनलाइन मोड में आपके पास कैलकुलेटर है, तो अब वो आपके पास एक फैसिलिटी तो है, कैलकुलेटर तो है, बट यू हैव टू यूज इट इन ए वेरी, मतलब आपको उसको सही से यूज भी करना आना चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर के पास जाओ, क्योंकि आंसर उन्होंने यही देखा है, 16441.18। ठीक है, सो तो ये क्वेश्चन आपका भी 2024 वाले जैम एग्जाम में आया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, phosphoglucoisomerase catalyze the
फॉलोइंग रिएक्शन कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, if 0.05% of the original concentration of glucose 6 phosphate remains at equilibrium, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अगर मान लो, चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में 100 जो भी मिली मोलर या मोलर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अब सिर्फ 0.05% रह गया। अब इसका क्या मतलब है, अब 0.05% आपका 100 का तो 0.05 ही होगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपने क्या बनाना है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कितना रह गया, 0.05, क्योंकि 100 का आप 0.05% निकालोगे तो वो 0.05 ही आएगा, तो ये तो मेरा 0.05 है। इसका मतलब बाकी जो 100 में से है, 100 माइनस 0.05, दैट इज योर 99.95, तो ये मेरा ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0.05 से, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है बाय सबस्ट्रेट की, जब मैं 99.95 को इफ आई डिवाइड इट बाय 0.05, सो जो मेरा आंसर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 1999। ठीक है, और यही एग्जैक्ट आंसर है जो आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज रिलेटेड टू द, मतलब इसके अंदर आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट। तो क्या क्वेश्चन गिवन है यहां पर आपको, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड pH इक्वल टू 7, the concentrations of glucose 1 phosphate and glucose 6 phosphate are 2 millimolar and 38 millimolar respectively at equilibrium, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आप बताओ। देखो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के। ठीक है, अब इसमें -8.314, टेम्परेचर है 25, तो इसका मतलब 298 केल्विन, एंड एल एन ऑफ, क्योंकि प्रोडक्ट बाय सबस्टेट तो 38/2। ठीक है, तो मैं इसमें देखता हूँ कि एल एन ऑफ 19 की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, एल एन ऑफ 19 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये तो चलो ऐसे ही है, -8.314 इंटू 298, and what will be the value of ln of 19 that I need to calculate, it comes out to be, जो मैंने कैलकुलेट करा है that is 2.94, 2.944 आ रहा है। So if I multiply all three of them, that is 298 into 8.314। ठीक है, तो ये जो आंसर आपके पास आ रहा है that is 7295.05। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं देखूं इसका एग्जैक्ट आंसर जो गिवन है, तो ये है आपका 7295.3। ठीक है, तो ये उन्होंने एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये है कि 7295 के अराउंड आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम 2.94 इंटू 298 इंटू 8.314, ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है ये इसी के अराउंड आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, बेसिकली आपका जो भी एग्जैक्ट आता है ना एल एन ऑफ 19, उसको आप इन माइनस, अब जैसे इसने 8.3315 दे रखा है, मे बी शायद उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट आ रहा हो, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। 8.315 इंटू 298 इंटू 2.944। ठीक है, मतलब आपकी ना जैसे जो आंसर है ना वो एग्जैक्टली क्या दे रखा है, 7295.3। मतलब आप क्या करना ना, जब भी आप एल एन की वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे एल एन ऑफ 90 निकाला, उसको एज सच रखना। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना आप 8.314 से, 315 सॉरी, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करना 298 से।
298 से 7295.93 आंसर आ रहा है इसे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत शायद यहाँ पे रेंज नहीं बता रखी, बट ये ना आप ना एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करो, और जैसे ln ऑफ 19 है, तो जो वैल्यू आ रही है आप उसको एग्जैक्ट करो। ठीक है, ये होता है ना कई बार जैसे उसमें से हम एक दो डेसिमल तक ले लेते हैं, तो कई बार वो भी आंसर आपका अफेक्ट हो सकता है। तो ट्राई करा करो कि जो आया उसको टोटल को आप मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसीडर एन एंजाइम दैट फॉलोज माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, और इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है कि Km दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी 10% ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी एट सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। ये 24 का क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू मुझे कितनी बता रखी है, 10% ऑफ मैक्सिमम, सो इट हैज टू बी वी मैक्स बाय 10 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस। के एम हमें कितना दे रखा है, 5, सो 5 प्लस एस। तो वी मैक्स से वी मैक्स तो कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस एस किसके इक्वल आ गया, 10s। तो 5 किसके इक्वल आ गया आपका, 9s। ठीक है, यहां पर हमें क्या निकालना है कि बेसिकली जो कितना माइक्रोमोलर पे होगी, तो एस यहां पर क्या आ रहा है आपके पास, 5/9। ठीक है, तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, 5/9, देखो मैं एग्जैक्ट आपके पास कैलकुलेटर होगा तो इसलिए मैं अभी आपके सामने कैलकुलेशंस कर रहा हूं। तो यार आपके पास 0.5555, सारे आगे 5 ही आ रहे हैं। ठीक है, और यही आपका आंसर उसके अंदर गिवन है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट चार्ज ऑन द फॉलोइंग पेप्टाइड। अब प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एट pH इक्वल टू 7। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, तो जिन्होंने अगर ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, तो जैसे यहाँ पर आपके पास क्या ना, वैलिन, एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, डी, एस्पाराजिन एन, लाइसिन के, सेरिन एस, आइसोल्यूसिन आई। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है अप्रोच क्या होती है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एन टर्मिनस पे NH3 पॉजिटिव लगाओ, सी टर्मिनस के ऊपर आप COH लगाओ। ये पहला काम होता है आपका। उसके बाद आप ये देखो कि कौन कौन सी किस किस की साइड चेन पे चार्ज होता है। जैसे वैलिन की नहीं होता, एस्पार्टिक एसिड में COH होता है। ठीक है, और लाइसिन में क्या होता है आपका, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब बात हो रही है pH 7 की। इसके लिए ना आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, कौन से ग्रुप किस pH के ऊपर अपना हाइड्रोजन आयन लूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपने अगर पढ़ा हो कि जो COH होता है उसके लिए पीके वैल्यू वो pH होते हैं जिस पे हाइड्रोजन आयन लूज करता है, तो वो रेंज जनरली हम 1.8 टू 2.4 लेके चलते हैं। और NH3 पॉजिटिव के लिए ये रेंज कितनी होती है आपकी, 8.8 टू 11। ठीक है, सो अब pH 7 है, तो NH3 पॉजिटिव तो अपना हाइड्रोजन आयन लूज नहीं करेगा, तो इस pH के ऊपर COH भी अपना हाइड्रोजन आयन लूज, COH ये वाला भी लूज कर देगा और ये वाला भी लूज कर देगा। तो अगर अब आप देखो, तो दो प्लस है, दो पॉजिटिव है, दो माइनस है, तो नेट चार्ज क्या हो गया आपका, 0। नेट चार्ज इज योर 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, for a 0.1 molar aqueous solution of lysine, the pH at which it carries no net charge। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जो लाइसिन होता है, अगर आपने पढ़ा है लाइसिन के बारे में, तो उसके अंदर जो हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें साइड चेन का तो लेना ही होता है, जैसे ये आपका जो साइड चेन की वैल्यू है, क्योंकि लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, तो इसमें साइड चेन पे NH3 पॉजिटिव ग्रुप होता है, तो सेकंड वैल्यू भी हमें साइड चेन वाली लेनी होती है। ठीक है, तो इसमें जब आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना होता है, तो यू हैव टू टेक टू वैल्यूज, 10.8 प्लस 8, और इसको आपने 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो ये आ गया आपका 18.8 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 9.4। ठीक है, 9.8 प्लस 8/2, तो क्या आंसर है आपका, 9.4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of possible unique combination of linear tetrapeptides that can be made from 4 different amino acid
यूजिंग ईच अमीनो एसिड ओनली वंस। ठीक है, तो ये सिंपल होता है। इसमें आपको जैसे अब 4 है तो इसका सिंपली आंसर क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे पहली पोजीशन पे आप 4 में से कोई एक रखोगे तो एक तो हो गया। नेक्स्ट पोजीशन पे आपके पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, और नेक्स्ट 1। तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा आपका, 24। सो द राइट आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 50 amino acid residue stretch of globular protein adopts an extended structure containing a alpha helix of 24 residues and beta strand of 26 residues. So what will be the length of stretch in nanometer? देखो जो अल्फा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स जो एक अमीनो एसिड कंट्रीब्यूट करता है दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्योंकि एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स होता है, उसकी लेंथ 5.4 होती है। और बीटा स्टैंड अब पैरेलल एंटी पैरेलल पे डिपेंड करता है। तो अगर तो एंटी पैरेलल है तो 3.5 एंगस्ट्रॉम, और अगर आपका पैरेलल है तो 3.25। ठीक है, इसमें से चलो आप कुछ भी ले लो क्योंकि रेंज ही गिवन होती है, और आंसर लेकिन हमें नैनोमीटर में निकालना है। सो 24 इंटू 1.5, पहले तो मुझे ये निकालना है। 24 इंटू 1.5, तो ये मेरा आ रहा है 36। तो 36 ये एंगस्ट्रॉम है, प्लस दूसरा भी हमारे पास कितने हैं, 26। सो आई विल मल्टीप्लाई 26 विद 3.5, दैट कम्स आउट टू बी 91। तो 91 प्लस 36, इट कम्स आउट टू बी 127। बट ये क्या है, आपका एंगस्ट्रॉम आया। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, -10। तो नैनो के लिए 127 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर, तो इट कम्स आउट टू बी 12.7 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था इसमें बेसिकली रेंज थी। मैं आपको एग्जैक्ट रेंज भी बता देता हूँ अगर यहाँ पर गिवन होगी तो यहाँ पर जो आपको एग्जैक्टली जो रेंज दे रखी थी इस क्वेश्चन की, दैट वाज फ्रॉम 11 टू 14। मेरा आंसर जो है वो 11 टू 14 के बीच में फॉल करना चाहिए, एंड 12.7 would be considered as your correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर कुछ आपको रिएजेंट्स बता रखे हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, सो फैलिंग टेस्ट, ये ऑब्वियसली हमें पता है कि ये हम किसके लिए करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। ठीक है, तो P हैज टू बी 2, P2 एक ही ऑप्शन में है। नील हाइड्रोजन हम करते हैं आपके अमीनो एसिड के लिए। बायोरेट रिएक्शन होती है आपकी पेप्टाइड लिंकेज के लिए, और नाइट्रोपरसाइड रिएक्शन होती है सल्फाइडल ग्रुप के लिए। ठीक है, तो एक से ही आपका वैसे तो हो गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पीएच डज पॉलीग्लूटामिक इन aqueous solution form alpha helical structure? देखो क्या ना, अल्फा हेलिक्स अगर आपने पढ़ा तो अल्फा हेलिक्स की क्या खास बात होती है, उसके अंदर ना हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं। कैसे होते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब जिसके ऊपर चार्ज ना हो। ठीक है, हाइड्रोफोबिक जिसके ऊपर आपका चार्ज ना हो। अब जो ग्लूटामिक एसिड है ना, अब इस पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर बेसिकली हम पॉलीग्लूटामिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो जनरली इनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो क्या होता है आपका, कम होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है आपका, कम होता है। मतलब कम पीएच के ऊपर ये अपना जो बेसिकली अपना जो चार्ज है, जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें जो आपका पॉलीग्लूटामिक एसिड है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो COH ग्रुप है तो वो अपना हाइड्रोजन आयन लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो CO नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो फिर तो वो चार्ज हो गया। तो कम पीएच के ऊपर, क्योंकि आपकी जो पीएच है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली जैसे मैंने अभी आपको बताया था COH के लिए रेंज होती है 1.8 टू 2.4। ठीक है, बट जो साइड चेन होते हैं ना उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि पॉली बन गया तो जो COH तो आपका बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड के साथ है। ठीक है ना, जैसे अगर आप ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें क्या होता है, C एक होता है आपका COH। ठीक है, NH3 पॉजिटिव, H, CH2, CH2, COH। ठीक है, देखो ये जो COH है इसने तो बॉन्ड बना लिया, तो इसके तो चार्ज की बात नहीं करेंगे। अब ये जो COH होता है ना, मुझे एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं याद आ रही, आई थिंक इसकी वैल्यू होती है 3.65।
ये मैं देख लेता हूँ एक बारी कि जो ग्लूटामिक एसिड की साइड चेन होती है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जो ग्लूटामिक एसिड आपका उसकी एग्जैक्टली आपकी जो साइड चेन की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि उससे कम होगी तो वो अपना हाइड्रोजन आयन लूज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ग्लूटामिक एसिड की देखते हैं पी के वैल्यू, पी के वैल्यू तो ये कई बार थोड़ी बहुत आपको डिफरेंट भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो दे रखी है दैट इज साइड चेन की दे रखी है 4.25। ठीक है, क्या दे रखी है आपको 4.25। 4.25 तो वो उससे कम होनी चाहिए। तो 4.25 से ज्यादा पीएच होगी तो ये अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर देगा। तो अब 4.25 से एक ही वैल्यू कम है विच इज योर 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बेसिकली 3। ठीक है, क्योंकि पॉलीग्लूटामिक एसिड है तो ये COH ग्रुप ने तो बेसिकली बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी इसकी पी के वैल्यू की तो हम बात नहीं करेंगे, हमने साइड चेन की बात करनी है। तो साइड चेन जो पी के वैल्यू है, ठीक है, ये थोड़ा जब आप अलग अलग वैल्यूज पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको आइडिया मिलता है कि किस स्पेसिफिक अमीनो एसिड की क्या क्या आपकी उनकी साइड चेन की क्या वैल्यूज होते हैं। ये सब हम जब प्रोटीन्स डिस्कस करते हैं तो उसमें याद करते हैं। Proinsulin is a 84 residue polypeptide with 6 cysteine. How many different disulfide combinations are possible? ठीक है, देखो इसमें सिंपल सा फंडा होता है। जैसे अब एक सिस्टीन है, फर्स्ट वाले के लिए 5 पॉसिबिलिटी है, दूसरे वाले के लिए 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, फिर तीसरे वाले के लिए 3, फिर 2+1। तो आप इनको बस ऐड कर दो, 5+4 9, 3 12, 2 14 +1 15। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 15। Moving on to the next question. The number of peptide bonds in a 20 residue linear peptide is. देखो जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उससे एक बॉन्ड कम होता है। जैसे 2 अमीनो एसिड है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है। अगर 20 है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे आपके 19। सो द राइट आंसर इज 19। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेलुलोज एंड अमाइलोज आर। वेरी सिंपल, ये कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है। सेलुलोज में आपकी β14 होती है, एमाइलोज में α14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू योर कार्बोहाइड्रेट। पहली स्टेटमेंट है कि बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। दिस इज करेक्ट। द पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डिफर इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। वेरी करती है क्योंकि जो O होता है, CO होता है आपका, वो बेसिकली आपका कीटो ग्रुप होता है इन केस ऑफ फ्रक्टोज, और CHO होता है आपका ग्लूकोज में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और दोनों के दोनों मोनोसेक्राइड है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो A, B और D ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज ग्लूकोज एक्वायर थ्रू इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, एक होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक होता है आपका बेसिकली क्लोज्ड फॉर्म जो हेमी एसिटल बनता है जब अल्कोहल और एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होती है। तो पहले की एबिलिटी टू फॉर्म एनहाइड्राइड लिंकेज विद नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी सच एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हम। एपीमर्स बनाता है, एपीमर में तो वैसे भी आप बेसिकली सेकंड और फोर्थ कार्बन, मतलब फर्स्ट कार्बन की बात नहीं करते क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में होती है। ठीक है, और एन एडिशनल कायरल कार्बन, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि वैसे नॉर्मली ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं, लेकिन जब उसमें हेमी एसिडल फॉर्मेशन हो जाती है तो जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो भी कायरल हो जाता है, तो वो 5 हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही है। रिड्यूसिंग एजेंट तो ग्लूकोज है ही सी, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका सही होगा एन एडिशनल कायरल कार्बन। नॉर्मली ग्लूकोज में 4 होते हैं लेकिन जब हेमी एसिडल बन जाता है तो उसके अंदर 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो ये हमने लिपिड्स में पढ़ा था, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते हैं, स्फिंगो होते हैं। तो जो सेरिब्रोसाइड है ये एक तरह से ग्लाइकोलिपिड होता है, ये एक स्फिंगोलिपिड होता है। फॉस्फेटिडाइलकोलिन, फॉस्फेटिडाइलसिरिन और कार्डियोलिपिन, इन तीनों में से कोई भी आपका ग्लाइकोलिपिड नहीं है, तो आंसर होगा इसका सेरिब्रोसाइड।
Moving on to the next question. Determine the correctness or otherwise of the following assertion and reason. Assertion है कि the difference in the respective melting point of butter and coconut oil is caused by the degrees of the saturation of a corresponding fatty acid chain. अब देखो क्या है ना, मेल्टिंग पॉइंट इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर सैचुरेशन कितनी है, या आप कह सकते हो अनसैचुरेशन कितनी होती है। आप लिखते हो ना कि जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसैचुरेशन। जितनी अनसैचुरेशन ज्यादा होती है उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, कम होता है। या उल्टा भी कह सकते हो, जितने सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर बटर और कोकोनट ऑयल के अंदर उनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वजह से ही है, तो एजर्शन सही है। अब वो कह रहे हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स होती हैं दे बिकम सॉलिड मोर इजली, ये स्टेटमेंट गलत है। अनसैचुरेटेड में तो क्या होता है ना, जो पैकेजिंग है वो सही हो ही नहीं पाती है। ठीक है, ये भी आपको मैंने सेल में पढ़ाया हुआ है कि सैचुरेटेड में फैटी एसिड चेन्स ऐसे हैं तो पैकिंग क्लोज है, लेकिन अगर वो अनसैचुरेटेड है तो उसमें क्या होगा आपका, ऐसी पैकेजिंग है। और जब ऐसी पैकेजिंग है तो उसके अंदर लिपिड्स की पैकेजिंग कैसी है, लूज है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। सो राइट आंसर वुड बी योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 152 नैनोमीटर वाटसन क्रिक डबल हेलिकल डीएनए विल कंटेन टर्म्स। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं किसकी, आपके बीडीएनए की। ठीक है, यहाँ पे बीडीएनए दिया हुआ है, तो बीडीएनए में जो एक टर्न होती है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर। तो अगर मैं 152 को 3.4 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो मेरा आंसर आ रहा है 44.7। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हैव टू डिवाइड 152 विद व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन टर्न, जो 33.4 नैनोमीटर होती है और 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये मुझे नैनोमीटर में गिवन है, तो ये वैल्यू भी मुझे नैनोमीटर में ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 100 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग single stranded poly A is synthesized from adenosine monophosphate at physiological pH। आपको एटॉमिक मास बता रखा है और एएमपी का मास भी बता रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉली ए कितना होगा। ठीक है, देखो ये जो एएमपी है ना, जब ऑब्वियसली इनकी भी पॉलीमराइजेशन होगी तो वाटर निकलेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको देखना है क्योंकि 100 है, तो 100 अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो 99 वाटर जाएंगे। जैसे आपने पेप्टाइड बॉन्ड में देखा था कि 20 अमीनो एसिड है तो 19 पेप्टाइड बॉन्ड बने थे। तो पहले आप 100 को मल्टीप्लाई करो 345 से, माइनस आपके ये होंगे 99 इंटू 18, क्योंकि वाटर का 18 होता है। तो ये तो हो गया आपका 34500, माइनस अगर मैं 99 को 18 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ रहा है 1782। तो 1782 को आप माइनस कर दो किसमें से, 34500 माइनस 1782, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, 32718। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसमें मैं देख लेता हूँ, आपके रेंज भी एग्जैक्ट था। सो इसके अंदर जो आपको दिया हुआ है दैट इज 32, आपको जो यहाँ पे रेंज दे रखी है रेंज थोड़ी सी डिफरेंट दे रखी है। इसमें दे रखा है आपको 321802 32825। इसमें कहीं पे मिस्टेक तो नहीं होगी, हमने 345 लिया ना, 34500 माइनस 1782, हमारा है 32718। और यहाँ रेंज दे रखी है 328102 38825। चलिए एक बार कोई नहीं, मैं इसको चेक कर लूंगा, क्योंकि इस हिसाब से तो यही आंसर आपका आना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए एंड आरएनए आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, न्यूक्लिक एसिड एसिडिक किस वजह से होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि फॉस्फेट की वजह से ही उनके ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो आपका एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 32 मोल % ऑफ एडिनोसिन।
व्हाट विल बी द मोल परसेंट ऑफ साइटोसिन, ठीक है। वो आपको पता है ना, ए और टी तो इक्वल होते हैं, तो 32 हो गए 64, तो 100 में से 64 के तो कितने बच के आपके पास 36, तो साइटोसिन और गुआनोसिन भी इक्वल होंगे, तो 36 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आ गया आपके पास 18। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 18, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली आपको एग्जैक्ट याद रखना है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें आपका, a double stranded DNA molecule of 5000 base pair long has a melting point of 85 degree Celsius. What will be the percentage 80 base pairs in this sample? ठीक है। अब देखो इस एक्चुअली क्या होता है ना, जो मेल्टिंग टेम्परेचर के ना टू फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो चलो सिंपल होता है, दैट इज 2 × A + T + 4 × G + C, ठीक है। तो इससे आप करोगे तो, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि जैसे आपने ले लिया कि ऑब्वियसली A + T इतना है या G + C इतना है, तो 100 में से उसको माइनस कर दिया परसेंटेज की टर्म्स में, तो एक फॉर्मूला ही होता है। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो फॉर्मूला चाहिए दैट इज इक्वल टू, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 64.9 प्लस 0.41% GC माइनस 500 बाय लेंथ ऑफ DNA, ठीक है। अब मेल्टिंग टेम्परेचर मुझे कितना गिवन है, 85 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 64.9 प्लस 0.41% GC माइनस 500 बाय 5000, ठीक है। अब 85 में से आप 64.9 को माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इट कम्स आउट टू बी 20.1, ठीक है। और ये आपके पास 0.1 आएगा, तो 21.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.41% GC, तो ये तो आ गया आपके पास 20.2, इसको डिवाइड कर दो 0.41 से, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज जीसी आ गया, तो 100 में से माइनस करके हम परसेंटेज 80 भी निकाल लेंगे। तो अगर मैं 20.2 को डिवाइड करूं किससे, आपका 0.41 से, तो ये यार आपके पास 49.268, तो ऑब्वियसली 100 में से मैं अगर 49.268 को माइनस करता हूं, -100, मतलब 100 माइनस दिस थिंग, तो यार आपके पास 50.73, ठीक है। और आंसर भी आपका ये बता रखा है, इट इज 50.73 और 50.74, ठीक है। तो जो वैल्यू आपके पास आई थी 20.2 को डिवाइड करने से, उसको मैंने उसमें उसको 100 में से माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ना लेंथ भी आपको गिवन है, तो कई जगह ये फॉर्मूला भी लगता है, ये 2 × A + T, जैसे मेल्टिंग टेम्परेचर है, पहले उसमें आपको मानना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल A+, अगर टोटल 100 हम परसेंट है, ठीक है, तो A + T जैसे आपने x लिया, तो G + C 100 माइनस x है, तो वहां से आपको x निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इससे भी हो जाता है, बट ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला जो है ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज 64.9 प्लस 0.41% GC माइनस 500 बाय लेंथ। तो दिस इज अबाउट ऑल दिस वीडियो। तो ये पार्ट 1 था, जिसके अंदर मैंने आपके साथ 27 क्वेश्चन डिस्कस किए, और भी क्वेश्चंस जो है फिर वो मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। सो अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एंड बेसिकली वी आर बायोटेक सेपियंस चंडीगढ़, और पिछले 10 साल से हम बच्चों को आईटी जैम हो गया, गैट भी हो गया आपका, दीज आर द एमएससी एंट्रेंसेस कि जो स्टूडेंट्स लाइफ साइंसेज फील्ड में, सीयूईटी हो गया आपका, और भी जो बेसिकली हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे पास CSIR नेट, गेट, ICMR, BET, और भी अलग अलग टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं हम उसकी तैयारी कराते हैं। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स, सो यू कैन बेसिकली ज्वाइन बायोटेक सेपियंस। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, और इट इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, कि जो पिछले इतने साल से एक्सपीरियंस है हमें इन एग्जाम्स को गाइड करने का, और स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ये रिफ्लेक्ट भी होता है कि
बेसिकली उन्होंने इन एग्जाम्स को बहुत अच्छे अच्छे रैंक से भी क्रैक किया है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो फॉर. सो ये आपका पार्ट 1 है, एंड नेक्स्ट आई विल डिस्कस पार्ट 2 जिसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच.